हमारे पास में एक ये वायर है और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। किसी भी मटेरियल की वायर हो सकती है, किसी मेटल की हो सकती है या रबड़ की हो सकती है। और इसकी लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ है एल। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है नीचे की तरफ और फोर्स अप्लाई करके हम फोर्स की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। तो इससे इस वायर के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, साथ साथ स्ट्रेन होगी। दोनों के बीच में हम कर्व खींचेंगे। एक तरफ हम स्ट्रेस लेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेन। तो जब हम कर्व खींचेंगे तो ये कर्व इस तरीके की शेप का आएगा और इसी कर्व को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बने रहे मेरे चैनल पे। तो पहले हम देखते हैं कि एल लेंथ की ये वायर है, इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स। बाहर से जो हमने अप्लाई किया है वो हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये इसका डीफॉर्मेशन कर देता है। वायर की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी शेप चेंज कर रहा है या उसका साइज को चेंज कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो गया आपका डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो वायर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसे वायर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। भाई एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स तो उसे लेंथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है और वायर के अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जो इस वायर को अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, ये एक्सटर्नल फोर्स के या डीफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा और ये जो फोर्स है इसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हो गया आपका रीस्टोरिंग फोर्स। अब जब आपने वेट लटकाया है, वेट लटका दें आप या फोर्स लगा दें नीचे की तरफ, तो वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। मान लिया जो है इनिशियल लेंथ एल थी, कैपिटल एल, तो स्मॉल एल लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। तो इसे हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। वायर में क्या आ गया? डीफॉर्मेशन आ गया, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने थोड़ा फोर्स लगा रखा है, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ थोड़ा लगा रखा है, तो उसे हम हटा दें, अप्लाइड फोर्स को हटा दें, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वायर अपनी ओरिजिनल साइज में पहुंच जाती है। यानी कि स्मॉल एल जो इंक्रीमेंट हुई है लेंथ में वो जीरो हो जाती है और वापस ये कैपिटल लेंथ की हो जाती है। जैसे कि आप रबड़ को देखते हो कि रबड़ आपने स्ट्रेच किया और उसके बाद में जैसे ही छोड़ा तो रबड़ अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। इसी तरह से जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे स्टील हो या एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो या कोई और सबस्टांसेस हो, तो ज़्यादातर सबस्टांसेस के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती है। चाहे वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो, हमें दिखाई ना दे रही हो, लेकिन उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होती ज़रूर है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को या डीफॉर्मिंग फोर्स को जीरो कर देते हैं तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स वो अपने ओरिजिनल साइज में पहुँच जाते हैं। या अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें तो वो ब्रेक भी हो सकती है। वायर हो या कोई भी मटेरियल हो तो वो ब्रेक जरूर हो जाएगा। तो हम लास्ट तक देखेंगे, जब तक उसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आ जाता, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक हम इस कर्व को देखेंगे। तो आप ये देखो कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कैपिटल एफ अपॉन ए, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना था? स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ इनिशियल कितनी थी? कैपिटल एल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो ये तो हो गया स्ट्रेस, ये फॉर्मूला हो गया स्ट्रेन का। और दोनों के बीच में हम क्या खींच रहे हैं? कर्व खींच रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन ले लिया है, वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस ले लिया है। तो जब हम कर्व खींचते हैं तो इनिशियली हम देखते हैं कि ओ से लेकर ए तक, फ्रॉम ओ टू ए, ओ इनिशियल पॉइंट था जब स्ट्रेस जीरो था। स्ट्रेस कहाँ था? जीरो। तो स्ट्रेन भी कितनी थी? जीरो। यानी कि हमारे को जो है ओरिजिन मिल गया था, ओ फॉर ओरिजिन, यानी कि जीरो जीरो पॉइंट मिल गया था। स्ट्रेस जीरो देन स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनिशियली अगर आपने इसके ऊपर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाया है तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा और इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट भी नहीं होगी, तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगी। तो ओ टू ए कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ।
O to A कर्व स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे स्ट्रेन उतनी ही ज़्यादा होगी। स्ट्रेस को आप डबल कर दोगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगी, स्ट्रेस को ट्रिपल कर दोगे तो स्ट्रेन भी ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी साइन में चल रहा है। तो यही लॉ क्या है, हुक्स लॉ है। और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते हैं तो यहाँ आ जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है, जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप इसमें देखते हो, वायर की लेंथ के लिए देखते हो, तो वो आ जाता है आपका यंग्स मॉड्यूलस। उस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप क्या बोलते हो, यंग्स मॉड्यूलस बोलते हो। और इनटू क्या है आपकी स्ट्रेन। तो यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रेस के अपॉन में अगर स्ट्रेन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो O से लेकर A तक की जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है कर्व, और A पॉइंट के बाद में ये कर्व थोड़ा सा मुड़ना शुरू हो गया है। तो A पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि ग्राफ जिस लिमिट तक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू, स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस लिमिट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इस ग्राफ के ऊपर प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ए के बाद में जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है ए के बाद के ग्राफ में। लेकिन बी पॉइंट तक ऐसा है कि अगर आपने इसके ऊपर से लोड हटा लिया, अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओरिजिनल साइज में आ जाती है ये वायर जो है। अगर आपने एफ की वैल्यू जीरो कर दी है तो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि अगर आपने स्ट्रेस जीरो कर दिया है तो स्ट्रेन भी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन ऐसा कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ बी पॉइंट तक हो रहा है। तो बी पॉइंट को हम बोल रहे हैं यील्ड पॉइंट, यानी कि अगर हम बी पॉइंट पे इस पे से लोड को हटा लेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। लेकिन बी पॉइंट के बाद में ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ सकता। यहाँ पर एक डी पॉइंट तक अगर हम इसे खींचें तो बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, मान लिया ये पॉइंट ले लिया हमने, सी ले लिया, तो सी पॉइंट पे अचानक से हमने स्ट्रेस को जीरो कर दिया। स्ट्रेस को जीरो करने पर भी स्ट्रेन जो है वो जीरो नहीं होती, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक परमानेंट सेट आ जाता है। यानी कि ये जो वायर है वो हमेशा के लिए लंबी हो जाती है। डी पॉइंट जो है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यानी कि इस पे मैक्सिमम हम डी पॉइंट तक, भाई हम फोर्स को और बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो डी पॉइंट तक हम इसमें और ज़्यादा लोड लटका सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम वजन को हटा भी लेंगे, डी से ई तक के पॉइंट को देखो, आप इस ग्राफ को देखो, अगर हमने वजन हटा भी लिया, यहाँ से रिमूव भी कर लिया, तब भी जो है ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। तब भी ये वायर और लंबी होती चली आएगी, और लंबी होती चली आएगी। भले ही हमने इस पे से वजन कम भी कर लिया है, तब भी ये और अपने आप ही लंबी होती चली आएगी। ये एक तरीके से पिघलने लगेगी, वायर मेल्ट होने लगेगी, पतली होती चली आएगी, और ई पॉइंट तक जाते जाते ये टूट जाएगी, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। तो डी पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि इससे ज़्यादा अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स इससे ज़्यादा कर देंगे या स्ट्रेस ज़्यादा कर देंगे तो ये वायर ने टूटना ही टूटना है, अपने आप ही टूट जाएगी, डी से लेकर ई तक के पॉइंट के बीच में। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।